प्रायद्वीपीय नदी प्रणालियाँ। महानदी महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के निकट से होता है। मार्ग यह उड़ीसा राज्य से होकर बहती है और कुल 851 किलोमीटर की लंबाई तय करती है। जल संभर क्षेत्र महानदी का एक विशाल जल संभर क्षेत्र है जो लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। नौ संचालन नदी के निचले हिस्से में कुछ नौ संचालन गतिविधियां भी की जाती हैं। जल अपवाह द्रोणी महानदी की अपवाह द्रोणी 53% हिस्सा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्यों में स्थित है, जबकि शेष 47% भाग उड़ीसा में स्थित है। महानदी अंततः बंगाल खाड़ी अपना मुहाना बनाती है। क्या आप जानते हैं भारतीय परिदृश्य पर्याप्त जल संसाधन समृद्ध है। इसके बावजूद भारत में लगभग एक दशक में जल संकट का सामना करने वाला देश बना हुआ है। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या जल वितरण में क्षेत्रीय भिन्नता का कारण है या कम जल उपयोग दक्षता निर्धारक कारक है? आपके अनुसार क्या नदियों को आपस में जोड़ना समाधान है? गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले में से होता है। यह प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। मार्ग यह बंगाल की खाड़ी में मुहाना बनाने से पूर्व महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों से होकर बहती है। लंबाई गोदावरी एक लंबी नदी है जो लगभग 1465 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका जलग्रहण क्षेत्र व्यापक है। इसमें लगभग 3.13 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वितरण गोदावरी के जलग्रहण क्षेत्र का 47% महाराष्ट्र में, 20% मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में तथा शेष आंध्र प्रदेश में है। सहायक नदियाँ नदी की कई महत्वपूर्ण सहायक हैं जिसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा शामिल है। डेल्टा राजमुंदरी के बाद नदी कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले एक डेल्टा बनाता है। कृष्णा नदी उद्गम क्षेत्र। कृष्णा नदी का उद्गम सह्याद्री पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के पास होता है। लंबाई कृष्णा नदी की कुल लंबाई लगभग 1401 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ कोयना, तुंगभद्रा, भीमा सहित अन्य नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। जलग्रहण क्षेत्र। कृष्णा नदी का जलग्रहण क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। इसका 27% महाराष्ट्र में, 44% कर्नाटक में, 29% आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, विशेष रूप से कर्नाटक के कोडागु जिले से होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र कावेरी नदी बेसिन 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। यह कई राज्यों में विस्तृत है। केरल में लगभग 3%, कर्नाटक में 41%, तमिलनाडु में 56%। इसकी सहायक नदियाँ कावेरी की कई महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। इसमें कामबिनी, भवानी, अमरावती शामिल है। क्या आप जानते हैं कावेरी नदी भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना बनाती है, जिसे शिव समुद्रम झरना के नाम से जाना जाता है। झरने से उत्पन्न जल विद्युत ऊर्जा मैसूर, बेंगलुरु, कोलार, गोल्ड फील्ड को आपूर्ति की जाती है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक पठार के पश्चिमी तट पर लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई पर होता है। मार्ग यह दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और उत्तर में विंध्य पर्वत के बीच एक भ्रंश में बहती है। लंबाई नर्मदा की कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर होती है। जलग्रहण क्षेत्र। नर्मदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 98,796 वर्ग किलोमीटर है। ज्वार नदमुख नर्मदा नदी भरूच के दक्षिण में अरब सागर से गिरती है, जिससे 27 किलोमीटर लंबा ज्वार नदमुख बनाती है। सरदार सरोवर परियोजना नदी पर एक प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन और
जलापूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों को पूरा करती है। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से होता है। लंबाई तापी नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर है। जलग्रहण क्षेत्र यह लगभग 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जल प्रवाहित करती है। वितरण इसका लगभग 79% बेसिन महाराष्ट्र राज्य में है, 15% मध्य प्रदेश में, शेष 6% गुजरात में स्थित है। लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के पुष्कर के निकट होता है। इसकी दो मुख्य शाखाएं सरस्वती और साबरमती जो गोविंदगढ़ में एक साथ मिलती हैं। मार्ग प्रारंभ में नदी पश्चिम की ओर बहती है और तेलवाड़ा तक पहुंचने के बाद यह दक्षिण पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। समापन बिंदु लूनी नदी अंततः गुजरात के कच्छ के रण में गिरती है। प्रकृति लूनी की संपूर्ण नदी प्रणाली अल्पकालिक है, जिसका अर्थ है कि इसमें मौसमी प्रवाह होता है और यह बारहमासी नदी नहीं है। झीलें भारत में विभिन्न प्रकार की झीलें हैं, जिनमें से प्रत्येक आकार और विशेषताओं के मामले में भिन्न है। इसमें से कई झीलें स्थायी हैं, जबकि अन्य केवल वर्षा ऋतु के दौरान जल होता है। विशेषकर अंतर्देशीय जल अपवाह द्रोणी वाले अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। कुछ झीलों का निर्माण ग्लेशियर और बर्फ की चादरों की गतिविधियों के कारण हुआ, जबकि अन्य का विकास वायु और नदी की गतिविधियों के साथ मानवीय गतिविधियों के कारण हुआ। उदाहरण के लिए गोखुर झीलों का निर्माण घुमावदार नदियों के समय के साथ बाढ़ के मैदानों में टकराव करने से होता है। तटीय क्षेत्र में स्पिट और रोधिका के निर्माण के माध्यम से लैगून झील निर्माण होता है। इसका निर्माण चिल्लिका झील, पुलिकट और कोलेरू जैसे झीलों से है। अंतर्देशीय जल अपवाह झीलें जैसे कि राजस्थान में संभर झील अक्सर मौसमी होती है और इसमें खारा जल हो सकता है, जिसका प्राथमिक उपयोग नमक उत्पादन होता है। क्या आप जानते हैं विश्व की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसका लगभग 97% भाग खारा जल है। मीठे जल के रूप में उपलब्ध 3% में से 3/4 बर्फ के रूप में है। हिमालय क्षेत्र में अधिकांश मीठे जल की झीलें हैं, जो मुख्य रूप से हिमनद हैं। ये झीलें ग्लेशियर द्वारा बनाई गई थी। बाद में पिघली हुई बर्फ से इन्हें जल की प्राप्ति हुई। उल्लेखनीय उदाहरण में जम्मू कश्मीर में वूलर झील शामिल है, जिसका अस्तित्व विवर्तनिक गतिविधि के कारण है। यह भारत में सबसे मीठे जल की झील है। अतिरिक्त महत्वपूर्ण मीठे जल की झीलों में डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बारा जल शामिल है। प्राकृतिक झीलों के अलावा जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी गुरु गोविंद सागर, भाखड़ा, नागल परियोजना जैसी झीलों का निर्माण होता है। भारी वर्षा के दौरान झीलें बाढ़ को रोकने में मददगार होती हैं और जल मौसम के दौरान यह जल के समान प्रवाह को बनाए रखने में मदद करती हैं। झीलों का उपयोग जल विद्युत विकसित करने के लिए भी किया जा सकता है। वे आसपास की जलवायु को नियंत्रित करती हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखना, प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाना, पर्यटन को विकसित करने में मदद करना एवं मनोरंजन प्रदान करना भी झीलों की विशेषताएं हैं। नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का गहरा महत्व रहा है। नदियाँ एक मूलभूत प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती हैं, जो मानव प्रयासों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इस विकसित श्रृंखला के लिए महत्वपूर्ण परिणाम स्वरूप नदी तट ऐतिहासिक रूप में निवास करने वालों को आकर्षित करते हैं, जिससे संपन्न शहरों का विकास हुआ है। सिंचाई, नौ परिवहन, जल बिजली उत्पादन जैसे क्षेत्रों जैसे उद्देश्यों के लिए नदियों का उपयोग विशेष महत्व रखता है। विशेषकर भारत जैसे देशों में जहाँ अधिकांश आबादी के लिए कृषि प्राथमिक आजीविका है। क्या आप जानते हैं कि नदी और जल निकाय किसी राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय नदियों के लिए देशों के बीच जल बंटवारे को लेकर मुद्दे
बने रहे हैं। विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जल निकायों में से कुछ का पता लगाएं। क्या आपको लगता है कि नदियों के उद्गम क्षेत्र वाले देश को इस पर प्राकृतिक लाभ या अतिरिक्त लाभ का अधिकार है? ऐसी नदियों के लिए देशों के बीच जल संसाधनों के विभाजन संबंधी स्थापित सिद्धांतों का पता लगाएं। नदी प्रदूषण। नदियों के जल की घरेलू नगरपालिका उद्योगों कृषि बढ़ती मांग के कारण जल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। परिणाम स्वरूप नदियों में आधिकारिक जल प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें उनकी मात्रा कम हो रही है। दूसरी ओर अनौपचारिक सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। इससे न केवल जल की गुणवत्ता बल्कि नदी की स्वयं शुद्धिकरण क्षमता भी प्रभावित होती है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकीकरण न केवल नदियों के प्रदूषण को आत्मसात करने और उसे कम करने की क्षमता को कम कर दिया है, बल्कि कई नदियों के प्रदूषण स्तर को बढ़ा दिया है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता के कारण नदियों को साफ करने के लिए विभिन्न कार्य योजनाएं शुरू की गई। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP इसमें से ऐसी ही एक पहल है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP देश में नदी सफाई कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में गंगा एक्शन प्लान GAP की शुरुआत के साथ की गई थी। 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP के तहत अन्य नदियों को कवर करने के लिए गंगा एक्शन प्लान का विस्तार किया गया था। NRCP का उद्देश्य प्रदूषण निवारण कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से नदियों की जल गुणवत्ता में सुधार करना, जो देश में प्रदूषण प्रमुख नदी स्रोत है। निष्कर्ष रूप में कहें तो भारत की नदियों में प्रतिवर्ष पर्याप्त मात्रा में जल प्रवाह होता है, लेकिन इस वितरण में अस्थायी और स्थानिक रूप से असमानताएं पाई जाती हैं। कुछ नदियां बारहमासी हैं, जिससे पूरे वर्ष लगातार पर्याप्त जल स्तर बना रहता है, जबकि गैर बारहमासी के रूप में वर्गीकृत अन्य नदियों में शुष्क मौसम के दौरान जल स्तर निम्न रहता है। मानसून के मौसम में अत्यधिक जल होता है, जिससे व्यर्थ बाढ़ आती है, जो अंततः समुद्र में बह जाती है। इसके विपरीत बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में देश के अन्य हिस्सों में सूखे की स्थिति बढ़ने से देखने को मिल सकती है। अंततः स्पष्ट है कि नदियों का पर्याप्त और उचित प्रबंधन आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न सरकारी योजनाएं, जागरूकता कार्यक्रम का उचित प्रबंधन अनिवार्य है। महत्वपूर्ण शब्दावली। जलग्रहण क्षेत्र भूमि का वह क्षेत्र जो वर्षा के बाद जल एकत्र करता है, जो आमतौर पर पहाड़ियों से घिरा होता है। जल इन क्षेत्रों में बहकर नदियों व झरनों में एकत्रित हो जाता है। अपवाहद्रोणी जल निकासी बेसिन भूमि का एक ऐसा क्षेत्र है जहां वर्षा या बर्फ पिघलने से जल नीचे की ओर नदी, झील, आर्द्रभूमि या महासागर जैसे जल निकायों में बह जाता है। सहायक नदी एक धारा या नदी होती है जो एक बड़ी धारा या मुख्य नदी या झील में मिलती है। कोई सहायक नदी सीधे समुद्र या महासागर में नहीं बहती है। जल संभर भूमि का वह क्षेत्र जो सभी जलधाराओं और वर्षा को एक सामान्य आउटलेट जैसे जलाशय के बहिर्वाह खाड़ी के मुहाने या धारा चैनल के साथ किसी भी बिंदु तक ले जाता है। जल विभाजक एक पहाड़ या ऊपरी भूमि एक ऊंचे क्षेत्र में जो दो जल अपवाह द्रोणियों को अलग करती है। ऐसी ऊंची भूमि को जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। बारहमासी एक धारा या नदी को अपने नदी जल में एक वर्ष तक लगातार बहती रहती है, उसे बारहमासी नदी के रूप में जाना जाता है। उसके नदी जल वह पूरे वर्ष जल रहता है। गार्ज एक घाटी या खाई अपक्षय भूवैज्ञानिक समय के पैमाने पर एक नदी की कटाव गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न ढलानों या चट्टानों के बीच एक गहरी दरार है। पूर्ववर्ती नदी वे नदी जो हिमालय के परिवर्तनों के
पूर्व मौजूद थी, पूर्ववर्ती नदियों के रूप में जानी जाती हैं और पहाड़ों में घाटियाँ बनाकर अपना मार्ग दक्षिण की ओर काटती हैं। जलवायु हम गर्मियों में ज़्यादा पानी पीते हैं। उत्तरी भारत में गर्मियों में हल्के वस्त्र और सर्दियों में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं? दक्षिण भारत में ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत क्यों होती है? उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ियों को छोड़कर सर्दियाँ मृदु होती हैं। विभिन्न ऋतुओं में मौसम की दशाओं में भिन्नता पाई जाती है। यह भिन्नता मौसम के तत्वों, तापमान, वायुदाब, पवनों की दिशा या गति, आर्द्रता और वर्षण इत्यादि में परिवर्तन से आती है। जलवायु तथा मौसम एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि लगभग 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग जलवायु है। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को शीघ्र या शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं में औसत से होता है। मौसम जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में तुरंत जलवायु में बदलाव 80 या 50 या इससे अधिक वर्षों में आता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ मौसम है। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता। मानसून पवनों की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एकता को बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक भिन्नता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। उदाहरण के लिए दक्षिण में केरल, तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों की जलवायु मानसून प्रकार की है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं हैं, जिन्हें पवनों के प्रतिरूप, तापमान और वर्षा ऋतु की लय और आर्द्रता, शुष्कता की मात्रा में भिन्नता के रूप में देखा जा सकता है। इन प्रादेशिक विविधताओं या जलवायु के उपवर्गों के रूप में वर्णन किया जा सकता है। इन सभी भिन्नताओं और विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विविधता में मानसूनी है। क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन में तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से तक हो जाता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन और रात का तापमान लगभग समान ही रहता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारत की जलवायु को नियंत्रित करने वाले अनेक कारक हैं, जिन्हें मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है: स्थिर और तथा उच्चावच संबंधी कारक, वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक। स्थिर और उच्चावच संबंधी कारक में अक्षांश कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्णकटिबंधीय में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंधीय में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण सारा साल पूरे ऊंचे तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग में भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। हिमालय पर्वत उत्तर में ऊंचा हिमालय अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह
ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीपों को उत्तरी पवनों से सुभेद सुरक्षा प्रदान करता है। जमा देने वाली यह ठंडी पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती हैं और मध्य तथा पूर्वी एशिया में आर पार बहती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। जल और स्थल का वितरण भारत के दक्षिण में 3 ओर हिंद महासागर व उत्तर की ओर ऊंची व अनाच्छादित पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इस विभेदी तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं। वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ विषुववृत्त पर स्थित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। अंतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित होता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी कहा जाता है। यह मानसून गर्त उत्तर पश्चिम भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुववृत्त को पार करती हैं और कोरलिस बल के प्रभाव से विषुववृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के कारण पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पूर्व हो जाती है। यही उत्तर पूर्वी मानसून है। समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। भारत के अंदरूनी भाग समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है। ऐसे क्षेत्र में विषम जलवायु पाई जाती है। समुद्र तल से ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं और उदाहरणतः आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस जबकि दार्जिलिंग में 4 डिग्री सेल्सियस होता है। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र तट की ओर हो, तब वह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा। उच्चावच भारत का भौतिक स्वरूप तथा उच्चावच तापमान वायुदाब पवनों की गति और दिशा, ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। उदाहरणतः जून और जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुख ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार पवनाभिमुख स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करता है। वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक वायुदाब एवं पवनों का धरातल पर वितरण वायुमंडलीय मौसम को नियंत्रण करने वाले कारकों एवं विभिन्न वायु संहिताओं एवं जेट प्रवाह के अंतर्वाह द्वारा उत्पन्न ऊपरी वायु संचरण शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों तथा दक्षिणी पश्चिम मानसून काल में उष्णकटिबंधीय आपदाओं ने भारत में अंतर्वहन के कारण उत्पन्न वर्षा की अनुकूल दशाएं। भारत उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों ट्रेड विंड वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के
उष्णकटिबंधीय वायु उच्च वायु दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरैलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित होकर विषुवतीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर बहती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि धरातली वायुदाब तथा पवनें। शीत ऋतु में भारत का मौसम मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायु के वितरण से प्रभावित होता है। इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित हो जाता है। इस उच्च दाब केंद्र के दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ पवनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ये महाद्वीप पवनें उत्तर पश्चिम भारत के व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं, लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है। परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिम तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिम पवनों के प्रवाह में आता है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु परिसंचरण। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल के लगभग 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। 9 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य और पश्चिमी एशिया पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुए पवनों के प्रभावाधीन होता है। ये पवनें तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोध का काम करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है और इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत के जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। भारत में इसका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि इन विक्षोभों के आने का पूर्व संकेत माना जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से तेज गति की हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। ये चक्रवात तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। कोरैलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरैलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध के दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि धरातली वायुदाब तथा पवनें। गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उपमहाद्वीप के निम्न और उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु परिसंचरण में उत्क्रमण हो जाता है। जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITC-Z कहा जाता है, उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। इस समय तक पश्चिमी जेट प्रवाह भारतीय क्षेत्र में लौट चुका होता है। ITC-Z निम्न वायुदाब क्षेत्र होने के कारण विभिन्न दिशाओं में पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दक्षिणी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय समुद्री
उष्णकटिबंधीय समुद्रिक वायु संगति MT विषुववृत्त को पार करके सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती है। यही आर्द्र वायु धारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती है। जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण वायुदाब एवं पवनों का उपयुक्त प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट प्रवाह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। यह जेट प्रवाह अगस्त में 15 डिग्री उत्तर अक्षांश पर तथा सितंबर में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित हो जाता है। ऊपरी वायुमंडल में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 डिग्री उत्तर अक्षांश से परे नहीं जाता है। पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय जलवायु पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन चक्रवातों में मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं। इन चक्रवातों की बारंबारता, दिशा, गहनता, प्रवाह एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण करती है। भारतीय मानसून की प्रकृति दक्षिण एशिया क्षेत्र में वर्षा के कारणों का व्यवस्थित अध्ययन मानसून के कारणों को समझने में सहायता करता है। मानसून का आरंभ तथा स्थल की ओर बढ़ना, वर्षा वाले तंत्र, उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, मानसूनी वर्षा की आवृत्ति एवं वितरण के बीच संबंध, मानसून में विच्छेद, मानसून का आरंभ अप्रैल और मई के महीने में जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित विशाल भूखंड अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग पर एक गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, क्योंकि भूखंड के दक्षिण में हिंद महासागर अपेक्षाकृत धीरे धीरे गर्म होता है। निम्न वायुदाब केंद्र विषुवत रेखा के उस पार से दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों को आकर्षित कर लेता है। इन दिशाओं में अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों को दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी पवनों के विस्तार के रूप में देखा जा सकता है। ये जो भूमध्य रेखा को पार करके भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ये पवनें भूमध्य रेखा को 40 पूर्वी तथा 60 पूर्वी देशांतर रेखाओं के बीच पार करती हैं। अंततः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान के ऊपर से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति को प्रत्यावर्तन से भी है, क्योंकि पश्चिमी जेट प्रवाह के इस क्षेत्र से खिसकते ही दक्षिणी भारत में 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्वी जेट विकसित हो जाता है। इसी पूर्वी जेट प्रवाह को भारत के मानसून प्रस्फोट बर्स्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। भारत का मानसून का भारत में प्रवेश दक्षिण पश्चिम मानसून केरल तट पर 1 जून में पहुंचता है और शीघ्र ही 10 से 13 जून के बीच आर्द्र पवन मुंबई व कोलकाता तक पहुंच जाती हैं। मध्य जुलाई और तक संपूर्ण उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभावाधीन हो जाता है। एल नीनो और भारतीय मानसून। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 साल या 10 साल बाद प्रकट होता रहता है। इस कारण संसार के विभिन्न भागों में सूखा बार और मौसम को चरम अवस्थाएं आती हैं। इस तंत्र में
इस तंत्र में महाद्वीपीय, महासागरीय और वायुमंडलीय परिघटना शामिल होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर में यह पेरू के तट के निकट उष्ण समुद्री धारा के रूप में प्रकट होता है। इससे भारत सहित अनेक स्थानों पर मौसम प्रभावित होता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुवियन हम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो जाती है। यह धारा पेरू तट के जल का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है। इसके निम्नलिखित परिणाम 20 भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण की विकृति, 100 समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, प्लवक की मात्रा में कमी जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या घट जाना। एल नीनो का शाब्दिक अर्थ बालक ईशा है क्योंकि यह धारा दिसंबर के महीने में क्रिसमस के आसपास आती है। पेरू दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर गर्मी का महीना होता है। भारत में मानसून की लंबी अवधि के पूर्वानुमान के लिए एल नीनो का उपयोग होता है। सन 1990 से 91 में एल नीनो का प्रचंड के रूप में देखने को मिला था। इस कारण से देश के अधिकतर भागों में मानसून के आगमन में 5 से 12 दिनों की देरी हो गई थी। वर्षावाही तंत्र और मानसूनी वर्षा का वितरण। भारत में वर्षा वाले दो तंत्र प्रतीत होते हैं। पहला तंत्र उष्णकटिबंधीय अवदाब है जो बंगाल की खाड़ी है उससे भी आगे पूर्व में दक्षिणी चीन सागर में पैदा होता है तथा उत्तर भारत में मैदानी भागों में वर्षा करता है। दूसरा तंत्र अरब सागर में उठने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून धारा है जो भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा करती है। पश्चिमी घाट के साथ होने वाली अधिकतर वर्षा पर्वतीय है क्योंकि यह आर्द्र हवाओं के अवरुद्ध होकर घाट के सहारे जबरदस्ती ऊपर उठने से होती है। बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाली उष्णकटिबंधीय अवदाबों की बारंबारता हर साल बदलती रहती है। भारत के ऊपर उसके मार्ग का निर्धारण भी मुख्यतः अंतः उष्णकटिबंधीय विसरण क्षेत्र जिसे मानसून श्रेणी भी कहा जाता है की स्थिति प्राप्त होता है। जब भी मानसून द्रोणी का अक्ष दोलायमान होता है विभिन्न वर्षों में इन अवदाबों में मार्ग दिशा वर्षा की गहनता और वितरण में भी पर्याप्त उतार चढ़ाव आते हैं। भारत के पश्चिमी तट पर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तथा उत्तर भारतीय मैदान एवं प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मानसून में विच्छेद दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यह एक से 2 दिन या कई सप्ताह तक वर्षा न होने तो इसे मानसून विच्छेद कहा जाता है। ये विच्छेद विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कारणों से होते हैं जिनमें निम्नलिखित हैं। उत्तरी भारत के विशाल मैदान में मानसून का विच्छेद उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या कम हो जाने से और अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में बदलाव आने से होता है। पश्चिमी तट पर मानसून विच्छेद तब होता है जब आर्द्र प्रवाह तट के समानांतर बहने लगे। राजस्थान में मानसून विच्छेद तब होता है जब वायुमंडल में निम्न स्तरों पर तापमान की विलोमता वर्षा वाली आर्द्र पवनों के ऊपर उठने को ऐसे रोक देती हैं। मानसून का निवर्तन। मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को मानसून निवर्तन कहा जाता है। सितंबर के आरंभ में उत्तर पश्चिम भारत में मानसून पीछे हटने लगती है। मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण भारत की ओर से समस्त भारत में वहाँ से निवर्तित हो जाती है। लौटती हुई मानसून पवनें बंगाल की खाड़ी
से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा करती हैं। ऋतुओं की लय भारत की जलवायु दशाओं को उनके वार्षिक ऋतु चक्र के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। मौसम वैज्ञानिक वर्ष को निम्नलिखित 4 विशेषताओं में बांटते हैं। शीत ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, मानसून के निवर्तन ऋतु। शीत ऋतु तापमान आमतौर पर उत्तरी भारत में शीत ऋतु नवंबर के मध्य में आरंभ होता है। उत्तरी मैदान में जनवरी और फरवरी सर्वाधिक ठंडे महीने होते हैं। इस समय उत्तरी भारत के अधिकांश भागों में औसत दैनिक तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। रात्रि का तापमान काफ़ी कम हो जाता है, जो पंजाब राजस्थान के हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। इस ऋतु में उत्तरी भारत में अधिक ठंडे पड़ने से मुख्य रूप से 3 कारण हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर स्थित होने के कारण महाद्वीप जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीत ऋतु की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान की ठंडी पवनें उत्तरी भारत के शीतलहर ला देती हैं। ऐसे अवसरों पर देश के उत्तर पश्चिम भागों में पाला या कोहरा भी पड़ता है। मानसून को समझना। मानसून का स्वभाव एवं रचना तंत्र संसार के विभिन्न भागों में स्थल महासागरों ऊपरी वायुमंडल में एकत्रित मौसम संबंधी आंकड़ों के आधार पर समझा जाता है। पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के दाहिनी लगभग 18 डिग्री दक्षिणी तथा 149 डिग्री पश्चिमी तथा हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी और 131 डिग्री पूर्वी पूर्वी देशांतर के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर माप कर मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। भारत का मौसम विभाग 16 कारकों मानदंडों के आधार पर मौसम के संभावित व्यवहार के बारे में काफ़ी समय तक पूर्वानुमान लगाता है। प्रायद्वीप भारत में कोई निश्चित शीत ऋतु नहीं होती है। वायुदाब एवं पवनें दिसंबर के अंत तक 22 दिसंबर सूर्य दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इस ऋतु में मौसम की विशेषता उत्तरी मैदान में एक क्षीण उच्च वायुदाब का विकसित होना। दक्षिणी भारत में वायुदाब उतना अधिक नहीं होता। परिणामस्वरूप उत्तर पश्चिम उच्च वायुदाब के क्षेत्र में दक्षिण में हिंद महासागर पर स्थित निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर पवनें चलना आरंभ कर देती हैं। सर्दियों में भारत का मौसम सुहावना होता है, फिर भी यह सुहावना मौसम कभी कभार हल्के चक्रवाती अवदाबों से बाधित होता रहता है। पश्चिमी विक्षोभ कहे जाने वाले ये चक्रवात पूर्वी भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए पश्चिम एशिया, ईरान, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान को पार करके भारत के उत्तर पश्चिम भागों में पहुंचते हैं। मार्ग में उत्तर में कैस्पियन सागर तथा दक्षिण में ईरान की खाड़ी से गुजरते समय इन चक्रवातों की आर्द्रता में संवर्धन हो जाता है। वर्षा शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो इसमें भी नमी केवल नाम मात्र होती है, दूसरा स्थल पर घर्षण के कारण इन पवनों का तापमान बढ़ जाता है, जिससे वर्षा होने की संभावना निरस्त हो जाती है। अंततः शीत ऋतु में अधिकांश वर्षा
अधिकांश भारत में वर्षा नहीं होती है। अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में भूमध्य सागर से आने वाली कुछ क्षीण शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछ वर्षा करती हैं। कम वर्षा में होते हुए भी यह शीतकालीन वर्षा भारत में रबी की फसलों के लिए उपयोगी होती है। लघु वर्षा हिमपात के रूप में होती है। वर्षा की मात्रा मौसम में पश्चिम से पूर्व की ओर तथा पर्वतों में उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है। कभी-कभी देश के मध्य भागों एवं दक्षिणी प्रायद्वीप के उत्तरी भागों में भी कुछ शीतकालीन वर्षा हो जाती है। जाड़े के महीने में भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित अरुणाचल प्रदेश तथा असम में भी 25 से 50 मिलीमीटर तक वर्षा हो जाती है। उत्तर पूर्वी मानसून पवनें अक्टूबर से नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी को पार करते समय नमी ग्रहण कर लेती हैं और तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावाती वर्षा करती हैं। ग्रीष्म ऋतु तापमान मार्च में सूर्य के कर्क रेखा की ओर आभासी बढ़त के साथ ही उत्तरी भारत में तापमान बढ़ने लगता है। अप्रैल, मई, जून में उत्तरी भारत में स्पष्ट रूप में ग्रीष्म ऋतु होती है। दक्षिण भारत में ग्रीष्म ऋतु मृदु होती है तथा उत्तर भारत जैसी प्रखर नहीं होती। दक्षिणी भारत में प्रायद्वीप स्थित समुद्र के समकारी प्रभाव के कारण यहाँ के तापमान में उत्तरी भारत में प्रचलित तापमानों से नीचे रखती है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के कुछ क्षेत्रों में ऊंचाई के कारण तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। तटीय भागों में समताप रेखाएं तट के समानांतर उत्तर दक्षिण दिशा में फैलती हैं जो प्रमाणित करती है कि तापमान उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर न बढ़कर तटों के भीतर की ओर बढ़ता है। गर्मी के महीने में औसत न्यूनतम तापमान भी काफ़ी ऊंचा रहता है। यह 26 डिग्री सेल्सियस से शायद ही कभी नीचे जाता है। वायुदाब और पवनें देश के आधे उत्तरी भाग में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और गिरता हुआ वायुदाब पाया जाता है। उपमहाद्वीप में गर्म होने के कारण जुलाई में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसककर लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित हो जाता है। अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति पवनों के धरातली संचरण को आकर्षित करती है। उत्तर पश्चिम में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के केंद्र से दोपहर के बाद लू के नाम से विख्यात शुष्क एवं तप्त हवाएं चलती हैं जो कई बार आधी रात तक चलती रहती हैं। मई में शाम के समय पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियाँ चलना एक आम बात है। ये स्थायी तूफान पीड़ादायक गर्मी में कुछ राहत दिलाते हैं क्योंकि ये अपने साथ हल्की बारिश और सुखद व शीतल हवाएं लाती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान आम्र वर्षा ग्रीष्म ऋतु में खत्म होते पूर्व मानसून बौछार पड़ती हैं जो केरल व तटीय कर्नाटक में यह एक आम बात है। स्थानीय तौर पर यह तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहा जाता है क्योंकि यह आमों को जल्दी पकने में सहायता देती है। फूलों वाली बौछार ये वर्षा ने केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के
फूल खिलने लगते हैं। काली बैसाखी असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली ये भयंकर व विशाल विनाशकारी वर्षा युक्त पवनी है। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाज है इसके स्थानीय नाम काल बैसाखी से लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ है बैसाख के महीने में आने वाली तबाही। चाय पटसन चावल के लिए ये पवनी अच्छी है। असम में इन तूफानों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। लू उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली ये शुष्क गर्म व पीड़ादायक पवनें दिल्ली और पटना के बीच इसकी तीव्रता अधिक होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वर्षा ऋतु मई के महीने में उत्तर पश्चिम मैदानों में तापमान में तेजी से बढ़ने के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं और अधिक गहराने लगती हैं। जून के आरंभ में ये दशाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि ये हिंद महासागर से आने वाली दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित कर लेते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार करके बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ ये भारत के ऊपर विद्यमान वायु परिसंचरण में मिल जाती हैं। भूमध्य रेखी गर्म समुद्री धाराओं के ऊपर से गुजरने के कारण ये पवनें अपने साथ पर्याप्त वर्षा में आर्द्रता लाती हैं। भूमध्य रेखा को पार करके इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम हो जाती है। इसी कारण इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु में वर्षा अचानक आरंभ हो जाती है। प्रचंड गरज बिजली की कड़क के साथ इन आर्द्रता भरी पवनों का अचानक चलना प्रायः मानसून का प्रस्फोट कहलाता है। भूखंड पर मानसून दो शाखाओं में पहुंचती है। अरब सागर की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की एक शाखा को पश्चिमी घाट रोकते हैं। अंत में ये पवनें तत्काल ठंडी होकर सह्याद्री की पवनाभिमुख ढाल और पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 से 400 सेंटीमीटर के बीच भारी वर्षा करती हैं। पश्चिमी घाट को पार करने के बाद ये पवनें नीचे उतरती हैं और गर्म हो जाती हैं। इससे इन पवनों की आर्द्रता में कमी आ जाती है। परिणामस्वरूप पश्चिमी घाट के पूर्व में इन पवनों से नाममात्र की वर्षा होती है। कम वर्षा का यह क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा और तापी नदी की घाटियों से होकर मध्य भारत में दूर तक वर्षा करती है। छोटा नागपुर पठार में इस शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ यह गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। इस मानसून की तीसरी शाखा सौराष्ट्र, प्रायद्वीप कच्छ से टकराती है। वहाँ से यह अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती है और बहुत ही कम वर्षा करती है। पंजाब, हरियाणा में ये बंगाल की खाड़ी में आने वाली मानसून की शाखा में मिल जाती है। ये दोनों शाखाएं एक दूसरे के सहारे प्रभावित होकर पश्चिमी हिमालय, विशेष रूप से धर्मशाला में वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों की शाखाएं म्यांमार के तट और दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े भाग से टकराती हैं, किंतु म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं। इस प्रकार मानसून पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में दक्षिण पश्चिम दिशा की अपेक्षा दक्षिणी व दक्षिण पूर्वी दिशा में प्रवेश करती हैं। यहाँ से यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित तापी निम्नदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है
और पंजाब के मैदान तक पहुंचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है। यह शाखा वहाँ विस्तृत क्षेत्रों में वर्षा करती है। उसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मासिनराम विश्व के सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करती है। तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाती है? क्योंकि तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों के समानांतर पड़ता है। यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब शाखा की वृष्टि क्षेत्र में स्थित है। मानसून के वर्षा की विशेषताएं। दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त वर्षा होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है। मानसून वर्षा मुख्य रूप से उच्चावच अथवा भू आकृति द्वारा नियंत्रित होती है। समुद्र से घटती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों में आर्द्र दौरों में आती है। इस गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है। वर्षा के इन विच्छेदों का संबंध इन चक्रवाती आपदाओं से हैं, जो बंगाल की खाड़ी में शीर्ष पर बहते हैं और मुख्य भूमि में प्रवेश कर जाते हैं। इन आपदाओं की बारंबारता और गहनता के अतिरिक्त इसके द्वारा अपनाए गए मार्ग भी वर्षा के स्थानिक विवरण को निर्धारित करते हैं। ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिसमें बहुत सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है। भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि देश में होने वाली कुल वर्षा का 3/4 भाग दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु से प्राप्त होता है। मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है। कई बार पूरे देश में या इसके एक भाग में वर्षा का आरंभ काफ़ी देर से होता है। कई बार वर्षा समय से पहले समाप्त हो जाती है। इससे खड़ी फसलों को तो नुकसान पहुंचता ही है। शीतकालीन फसलों को बोने में भी कठिनाई आती है। मानसून की निवर्तन की ऋतु अक्टूबर और नवंबर के महीनों को मानसून की निवर्तन की ऋतु कहा जाता है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है। ज़मीन में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान और आर्द्रता की दशाओं में मौसम कष्टकारी हो जाता है। आमतौर पर इसे कार्तिक मास की ऊष्मा कहा जाता है। अक्टूबर मास के उत्तरार्ध में तापमान तेज़ी से गिरने लगता है। तापमान में यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष तौर पर देखी जाती है। मानसून के निवर्तन की ऋतु में मौसम उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि पूर्वी भागों में वर्षा होती है। यहाँ अक्टूबर नवंबर वर्ष के सबसे अधिक वर्षा वाले महीने होते हैं। इस ऋतु में व्यापक वर्षा का संबंध चक्रवाती आपदाओं के मार्गों से होता है, जो अंडमान समुद्र में मौजूद होते हैं और दक्षिण प्रायद्वीप के पूर्वी तट को पार करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात अत्यंत विनाशकारी होते हैं। हर साल चक्रवातों से यहाँ आपदा आती है। कुछ चक्रवाती तूफान पश्चिम बांग्लादेश म्यांमार के तट में भी टकराते हैं। कोरोमंडल तट पर होने वाली अधिकांश वर्षा इसी आपदाओं और चक्रवातों से प्राप्त होती है। ऐसे चक्रवाती तूफान अरब सागर में कम उठते हैं। भारत में परंपरागत ऋतुएं। भारतीय परंपरा के अनुसार वर्षा की द्विमासिक 6 ऋतुएं में बांटा जाता है। बसंत ऋतु,
भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीने में चैत्र और वैशाख, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च और अप्रैल। ग्रीष्म ऋतु भारतीय कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ और मास में, अंग्रेजी कैलेंडर में मई जून में। वर्षा ऋतु श्रावण और भाद्र में, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में जुलाई अगस्त में है। शरद ऋतु में अश्विन और कार्तिक सितंबर अक्टूबर। हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष पौष नवंबर दिसंबर में। शिशिर माघ फागुन जनवरी फरवरी। वर्षा का वितरण भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र वर्षा पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्व के उप हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय की पहाड़ियों पर होती है। यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मध्य वर्षा के क्षेत्र गुजरात के दक्षिणी भाग, पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप, झारखंड बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, उप हिमालय के साथ संलग्न गंगा का उत्तरी मैदान, कछार घाटी गंगा, मणिपुर की वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। न्यून वर्षा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन के पठार पर वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। अपर्याप्त वर्षा क्षेत्र प्रायद्वीप के कुछ भागों में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में, लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान के अधिकतर भागों में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक सीमित रहता है। वर्षा की परिवर्तिता भारत की वर्षा एक विशिष्ट लक्षण उसकी परिवर्तिता है। वर्षा के परिवर्तन को अभिकल्पित निम्न सूत्रों में किया जाता है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचरण बटे माध्य गुणे 100। विचरण गुणांक का मान वर्षा के मध्य मान से हुए विचलन को दर्शाता है। भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है, तथापि मौसम के तत्वों के मेल से अनेक क्षेत्रीय विभिन्नताएं प्रदर्शित होती हैं। तापमान और वर्षा जलवायु में दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिन्हें जलवायु वर्गीकरण की सभी पद्धतियों में निर्यातक माना जाता है। तथापि जलवायु का वर्गीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। कोपेन की पद्धति पर आधारित भारत की जलवायु के प्रमुख प्रकारों का वर्णन अग्रलिखित है। उष्णकटिबंधीय जलवायु, जहाँ सारा साल औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। शुष्क जलवायु, यहाँ तापमान की तुलना में वर्षण बहुत कम होता है और इसलिए शुष्कता कम होने पर यह अर्ध शुष्क मरुस्थल कहलाता है। अधिक शुष्कता अधिक है तो यह मरुस्थल होता है। गर्म जलवायु, जहाँ सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हिम जलवायु, जहाँ सबसे अधिक गर्म महीने का औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। बर्फीले वायुमंडल, यहाँ सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। वर्षा तथा तापमान के वितरण प्रतिरूप में मौसमी भिन्नता के आधार पर प्रत्येक प्रकार में बांटा गया है। कोपेन ने अंग्रेजी बड़े वर्णों S को अर्ध शुष्क मरुस्थल के लिए और W को मरुस्थल के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार उप विभागों को व्यक्त करने के लिए अंग्रेजी के निम्नलिखित छोटे वर्णों का प्रयोग किया गया है, जैसे
जैसे एफ पर्याप्त वर्षण, एम शुष्क मानसून होते हुए भी वर्षावन, डब्ल्यू शुष्क शीत ऋतु, एच शुष्क और गर्म, सी 4 महीनों में कम अवधि की औसत मानसून 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक और जी गंगा का मैदान। इस प्रकार भारत में 8 प्रकार की प्रदेशों में बांटा जा सकता है।